हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. तो मीन निकालना है, ठीक है। क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो टेबल है वो मैं बना रहा हूं। ये हो गया रन स्कोर्ड, उसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये 0 से 40, 12, 40 to 80, 20, 80 to 120, 35, 120 to 160, 30, and last 160 to 200, 23। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली FI से डिनोट करते हैं। अब हमको निकालना है क्लास मार्क यानी XI। XI क्या होगा देखिए, 0 से 40 को यानी 0 + 40 40 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20। अब चूंकि 40 का गैप है तो 40 ऐड करते जाइए, 60, 40 ऐड कीजिए तो 100, और 40 ऐड कीजिए तो 140, और ये हो गया 180, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन एक एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी 100 को हम लोग मान लेते हैं कि ये एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि UI कितना होगा, XI माइनस A डिवाइडेड बाय H, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए -1, यहाँ लिखिए -2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है FI इंटू UI। ये कितना होता है, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, आइए तो 0 ही रहेगा। और ये 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 30 हो जाएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका हम बता रहे हैं, इस दोनों को एक जगह ऐड कर लीजिए, इस दोनों को एक जगह ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया -44, और ये कितना हो गया 76। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी यहाँ लिखिए सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 6 - 4 2 एंड 7 - 4 3, यानी सम हो गया 32।
और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, इस टोटल को ऐड करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई ये है हमारा 120, ठीक है, सिग्मा एफ आई 120। तो मीन क्या होता है, m इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इनटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया, एज्यूम्ड मीन हमारा 100 है और h हमारा 40 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 बाय 120, तो 0 0 वैसे कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 32 बाय 3, तो 32 बाय 3 कितना होगा, 10.66। तो टोटल को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110.66, ठीक है। यही हमारा मीन हुआ, यही पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से है, और दोनों क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से। मैंने 10 क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. दोनों पोल के हाइट के बीच का डिफरेंस, यानी दोनों पोल के बीच का हाइट का जो डिफरेंस है, एक बड़ा एक छोटा होगा। यानी दो पोल है, 20 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है सेम लेवल ग्राउंड पर, और दोनों का हाइट डिफरेंट है, तभी ना एक के फुट से दूसरे का हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और दूसरे के फुट से पहले के फुट से दूसरे के एल्टीट्यूड ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो अगर समान हाइट रहता तो समान एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट हाइट है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट बना है, ठीक है। तो दोनों का हाइट हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद तब डिफरेंस निकालेंगे। यानी यह समझ लीजिए कि मेनली हाइट ही निकालना है, डिफरेंस तो सब्ट्रैक्शन है जो दूसरा तीसरा में पढ़े हैं आप। तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्वाभाविक है, एक का हाइट बड़ा देना होगा, एक का हाइट छोटा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए ये दिया हुआ है 20 मीटर, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एक पोल मान लेते हैं ए बी है
और दूसरा CD है। बेस मालूम है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो बेस और एल्टीट्यूड का रिलेशन किससे होता है? TR में tan से। tan क्या? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan 60 से AB निकलेगा और tan 30 से CD निकलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय BD। AB बाय BD और AB tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। AB तो मालूम ही नहीं है और BD मालूम है 20 मीटर। तो इसका मतलब कि AB हमारा हो गया 20√3 मीटर। ठीक है। अब tan 30 से हम लोग निकालते हैं CD को, तो tan 30 इक्वल टू CD बाय 20 और tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन 20 मीटर। तो दिस इम्प्लाइज CD इक्वल टू 20/√3 होगा। हम इस √3 को ऊपर ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ लिख देंगे 20√3/3 मीटर। ठीक है। तो AB और CD निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34.6 मीटर। ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11.53 मीटर। ये हो जाएगा 11.53 मीटर। तो दोनों पोल का हाइट निकल गया। अब डिफरेंस निकाल दीजिए। द डिफरेंस ऑफ देयर हाइट्स यानी AB माइनस CD यानी 34.60 लिख दीजिए, 2 डिजिट है उसमें, 60 मीटर माइनस 11.53 मीटर। तो जो आंसर होगा आप खुद ही लिख सकते हैं। 0 - 3 माने 7, 10 - 3 तो 7, ये हो गया 5, 5 - 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब 4 - 1 3 और 3 - 1 तो 2, 23.07 मीटर का डिफरेंस हुआ दोनों पोल में। ठीक है। अब ये तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट चॉइस है वो हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जो चॉइस नंबर 2 है। माने अगर पहला बनाए तो ठीक, नहीं तो दूसरा बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कहता है ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग से 50 मीटर के डिस्टेंस पर 1.7 मीटर हाइट का लड़का खड़ा है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज viewing that is 60 degree. Then calculate the height of the building. ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का और यानी जो आपका ऑप्शन है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से 50 मीटर के डिस्टेंस पर एक 1.7 मीटर का लड़का खड़ा है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ से 1.7 मीटर ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस भी, लेंथ भी हमारा 1.7 मीटर हो गया। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। जब ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया। मान लेते हैं कि बिल्डिंग ए बी है और बॉयज़ 17 सी डी है, और यहाँ पर हम मान लीजिए कि पी ले लेते हैं, तो श्योरली बी पी इक्वल टू 1.7 मीटर एंड सी पी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, अब tan 60 से फिर निकालिए, tan 60 इज इक्वल टू ए पी बाय सी पी, और √3 इज इक्वल टू ए पी तो मालूम ही नहीं है, और सी पी हमारा 50 मीटर दिया हुआ है। तो ए पी इज इक्वल टू 50 √3 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू 1.73 मीटर, कितना बन गया ये? 50 से 17 हो जाएगा, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17.3 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15 और 17 5 जा 85 86.5 मीटर। ठीक है, लेकिन ये तो बिल्डिंग का पोर्शन हुआ ए पी, बिल्डिंग तो ए बी है, तो हमको ए बी निकालना है। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, यानी कि 86.5 मीटर प्लस 1.7 मीटर। कितना होगा? आसानी से कर सकते हैं, 7 5 12 और 6 1 7 1 8, और ये 8 रह गया। 88.2 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है, 88.2 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें शायद आपको ऑप्शन नहीं है नहीं है, 11 में ऑप्शन नहीं है। और ये सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन बी आपका फिनिश हो गया, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. दो चीज़ मांगता है, माने स्फेरिकल बॉल है, थोड़ा मोटा है लेकिन अंदर से खाली है, इसीलिए 2 रेडियस है। तो इसको जब कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे शेप में, तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक वॉल्यूम ही दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। और जो बनाया जा रहा है सिलेंडर, यानी कह सकते हैं कि एक वायर भी कह सकते हैं या मोटा रॉड भी कह सकते हैं, तो वो सॉलिड है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना होगा? ठीक है, और तब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 लेने के लिए। ठीक है,
जो मेटेलिक स्फेरिकल शेल है उसका थोड़ा सा थिकनेस है, यानी कि पूरा पूरा सॉलिड नहीं है, अंदर से कुछ खाली है, तो जो बचा वो थिकनेस कहलाया। और उसको मेल्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 तो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ लिख देते हैं आर क्यूब। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब, सीधा, ठीक है। और यह किसके बराबर है, यही चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम में लॉस नहीं होगा। जो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लेना है, आर दिया हुआ है, जब डायमीटर दिया है 14 तो आर हो गया 7, तो 7 हो गया, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच तो मालूम करना है तो रहने देंगे, पाई का वैल्यू देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 4/3। अब देखिए 5 का क्यूब 127 5 हो जाएगा, और माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 4/3 इंटू ये 125 माइनस 27 तो ये 98 हो जाएगा, ठीक है। 98 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। तो अब इसको देखिए 49 टू जा 98, ठीक है। तो यह पूरा सेंटीमीटर इस 3 पावर को काटेगा, 1 पावर बच जाएगा, और 49 टू जा 98 हो गया, ठीक है। तो एच हमारा कितना निकल गया, 4 टू जा 8/3 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 4 टू जा 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया, तो हाइट निकल गया। अब कहता है कि टोटल सरफेस एरिया TSR ऑफ द कन्वर्टेड सिलेंडर। तो TSR क्या होगा, TSR टोटल सरफेस एरिया माने लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप, दोनों सर्कुलर रीजन होगा। तो ये लैटरल सरफेस एरिया हो गया 2πr/h, और प्लस ये दोनों आइडेंटिकल होता है तो 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लीजिए और h प्लस r यहाँ रहने दीजिए। अब वैल्यू बैठाइए, 2 पाई के बदले में 22/7, r के बदले में 7, और h के बदले में क्या बैठाएंगे 8/3, और प्लस r के बदले में फिर 7, और इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 7 तो कैंसिल हो गया। अब इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी ज़रा यहाँ पर नज़र दौड़ाइए। तो 44 हो गया, 44 इंटू 7 3 जा 21, 8 29 इंटू 29 होल डिवाइडेड बाय ओनली 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये काम कुछ तो आप करिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका ज्योमेट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ज्योमेट्री है।
और इसमें ऑप्शन भी दिया है। कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन अभी जो मैं पढ़ा हूँ ये एक्सरसाइज में है, और ये जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 212। ठीक है, ऐसे फिर मैं भी बना ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगा। तो क्वेश्चन के पहले डायग्राम बनाए। मान लेते हैं कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और P एक एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ किया गया। तो जो थ्योरम है उसके अनुसार हमको मालूम है कि PA और PB इक्वल होगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कहता है कि इस एंगल O और एंगल P प्रूव कीजिए कि सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब देखिए सेंटर से जो टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाते हैं, यानी कि रेडियस जो है वो टेंजेंशियल पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि OB जो है वो PB पर और OA जो है वो PA पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 हो गया। और ये देखिए तो इस एक तो फिगर क्लोज्ड है, क्लोज्ड है और साइड कितना है 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to tangential point of tangent. Tangential point of tangent. Then OA perpendicular to PA
and OB perpendicular to PB। ठीक है। Now in quadrilateral OAPB एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल O प्लस एंगल P अब प्लस ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, तो लिख सकते हैं 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। अब इस दोनों 90 को इधर ले जाएं तो दिस इम्प्लाइज एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया। सप्लीमेंट्री यहाँ पहले एक लाइन लिख देते हैं, टू प्रूव एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये प्रूव हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको तो असल में 2 नंबर में पूछना चाहिए, जो 4 नंबर में पूछा है, और जो 2 नंबर में पूछा है उसको 4 नंबर में पूछना चाहिए। क्वेश्चन उलट पुलट कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, और में जो है यही है। थोड़ा सा क्या किया है कि AB को मिला दिया है। ठीक है, इस AB को मिलाते हैं। आवश्यकता इसकी नहीं है, यहाँ पर OB की आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, कहता है प्रूव कीजिए कि यह एंगल और इस एंगल में जो क्या रिलेशन है। ये जो हमारा और वाला क्वेश्चन है 12 का और। ठीक है, 12 के और का डायग्राम हो गया, लेकिन वह नाम दिए हुए है क्वेश्चन में, तो हमको भी नाम बदलना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है T, यहाँ दिया हुआ है T पॉइंट, यहाँ दिया हुआ है P पॉइंट, और यहाँ दिया हुआ है Q पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस प्रकार नेम चेंज कर दिए। हम पहले में नेम नहीं था, तो मैं अपने अनुसार नाम ले लिया, लिख दिया, कोई हर्ज नहीं है। अब ये 12 का क्वेश्चन और है, ऑप्शन है आपके लिए। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ये तो बहुत इजी था, बहुत छोटा था, और किसी भी तरह कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अगर ऐसा पूछ दे तो आपको पहले इसी क्वेश्चन को लेना चाहिए, उस क्वेश्चन को नहीं लेना चाहिए। हालांकि भी स्टूडेंट का एक आदत होता है, जो भारी क्वेश्चन होता है उसको याद कर लेता है, और याद करके तब सॉल्व करता है। ठीक है, तो याद करके सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है, जो याद रहे वही कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, जो डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ठीक है, ये एंगल जो हमारा बना हुआ है, ये एंगल देखिए, ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल का डबल प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करते हैं, जो वो पहले वाले में लिखे थे कि टू नोट दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख दें हम प्रूफ में। Proof, we know that tangents
drawn from an external point to the circle are equal, यानी इक्वल इन लेंथ। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब कि टी पी इक्वल टू टी क्यू हो गया। तो टी पी क्यू तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। टी पी क्यू क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, अगर इस एंगल को आप थीटा मान लेते हैं, यानी कि पी टी क्यू को थीटा मान लेते हैं, तो अब इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। इस दोनों एंगल का सम को 180 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो ये दोनों एंगल का सम निकल जाएगा। तो एक ये दोनों एंगल इक्वल है। अब लिखेंगे टी पी इक्वल टू टी क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और टी पी इक्वल टू टी क्यू है, इसीलिए एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए। तो एंगल, हम लोग एक एंगल को निकालते हैं, ओ पी टी कितना होगा? ये टी पी क्यू कितना होगा? इसको यहाँ से ऐसे करें, एंगल टी पी क्यू कितना होगा? 1/2 180 माइनस थीटा। ठीक है, चूँकि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 माइनस थीटा, लेकिन एक ही एंगल निकालना है, इसीलिए 1/2। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। ठीक है, ये हो गया एंगल टी पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं एंगल ओ पी टी। एंगल ओ पी टी कितना है? ओ पी टी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, चूँकि ओ पी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंशियल पॉइंट पर रेडियस, तो ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना होगा? ओ पी क्यू एंगल कितना होगा? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 और माइनस ये एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस होल एंगल से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ पी क्यू इक्वल टू हो गया एंगल ओ पी टी माइनस एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो ये ओ पी टी कितना है? 90 डिग्री और माइनस पी टी क्यू कितना निकाले? टी पी क्यू होगा। हाँ, टी पी क्यू, नॉट पी टी क्यू। टी पी क्यू। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं, 90 माइनस हाफ थीटा। अब देखिए तो ये 90 कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया,
1/2 थीटा हो गया, यानी कि 1/2 थीटा किसको माने हैं, PTQ को, तो हाफ एंगल PTQ। ठीक है, अब इसको लेंगे तो इस 2 को इधर कर लीजिए, तो देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ठीक है, और इसी के आधार पर आपका कंस्ट्रक्शन भी है क्वेश्चन नंबर 8। यानी एक तरह से समझिए कि सर्कल से देखिए कितना क्वेश्चन पूछ दिया, और में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। आपका सर्कल का ज्योमेट्रिकल पोर्शन 2 ही एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज तो बहुत छोटा है, नहीं बराबर समझिए, यानी यह कह सकते हैं कि वो अगर ऑब्जेक्टिव रहता, होल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो उससे ऑब्जेक्टिव में आता, और सब्जेक्टिव के लिए सिर्फ बचा आपको एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 से ही आपको देख लीजिए क्वेश्चन दिया है, और कंस्ट्रक्शन भी और ज्योमेट्रिकल पोर्शन भी, दोनों। ठीक है, अब आता है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, यह भी आपको अगर ध्यान दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस से, माने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया है, हम उतना पर अगर जाएंगे, लिखा हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन है इसमें, चूँकि केस स्टडी है। लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellites. ये तो हो गया, हम लोग कैसे सैटेलाइट धरती पर हम लोगों को कहीं किसी दूसरे जगह से कैसे देखा जाता है, तो सैटेलाइट से नेविगेशन के थ्रू देखा जाता है, ये सब दिखाया है। अब है ए गार्ड स्टेशनड at the top of a 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it। माने एक टावर जो 240 मीटर 240 मीटर लंबा है, उस पर एक ऑब्जर्वर बैठा है जो अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात बोट को अपनी तरफ आते देख रहा है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूँकि ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है। मेजर करने के लिए मशीन का नाम भी लिखा हुआ है, क्लिनोमीटर या इनक्लिनोमीटर, जो भी कहिए। इस इंस्ट्रूमेंट से एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है। तो कैसे करता है, किस मशीन से करता है, कि ह्यूमन से करता, अपने से खुद करता है, क्या करता है, ये सब केस स्टडी वाली बात हो गई। लेकिन हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है जो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, उसके बाद तब आगे क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है कि मेक ए लेवल फिगर। पहला है कि फिगर बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए आपको भारी लग सकता है। तो जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी मीडियम वाला, हिंदी वर्सन वाला क्वेश्चन पढ़ें। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, और अगर कोई इंग्लिश वर्सन में वेल वर्स्ड हैं तो इंग्लिश ही पढ़ें। और ज़्यादातर CBSE तो इंग्लिश में ही होता है पढ़ाई, अब बच्चे भी समझते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे केस स्टडी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि ए गार्ड स्टेशन एट ए टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए 240 मीटर टावर। क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में है डायग्राम बनाना 13 का 1, लेकिन पहले वो होल डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए लाइट टावर है, इसका लेंथ या हाइट 240 मीटर है। A guard station at the top of a 240 meter tower observed an identified boat coming towards it. A clinometer
और inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes that is tilt. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए गार्ड है 30, इसका आँख से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल बना देंगे। अब ये एंगल 30 डिग्री हुआ। टावर मान लीजिए ए बी है और बोट यहाँ पर है। ठीक है, बोट यहाँ पर है नदी में या सी में, जहाँ भी माने, तो सी लिखा हुआ है तो सी में ही मानिए बोट आ रहा है। तो अब देखिए चूँकि ये पैरेलल लाइन है इस लाइन के, यानी हॉरिजेंटल लाइन है दोनों, तो ये एंगल 30 हुआ तो ये एंगल भी 30 हो गया। ठीक है, चूँकि लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इस तरह का डायग्राम हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब हमको कह रहा है कि लेवल डायग्राम होना चाहिए, तो ये तो लेवल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेक ए लेवल फिगर दैट हैव ऑलरेडी मेड on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation tower। तो ऑब्जर्वेशन टावर जो ए बी है इसके फुट से इस बोट का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, इस पॉइंट का नाम सी कर देते हैं, इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, देन 1/√3 इज इक्वल टू 240 मीटर divided by BC. This implies BC equal to 240√3 मीटर। हो गया BC 240√3 मीटर। अभी उसी में रहने देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया, पहले का आंसर हो गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो ये पहले का आंसर ये हो गया, डायग्राम भी हो गया, और BC जो बोट का डिस्टेंस है यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दीजिए, एक लाइन अगर लिख सकते हैं तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 240√3 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। आफ्टर 10 मिनट्स वो बोट टावर की तरफ आ रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वह देख रहा है कि 10 मिनट में वह हमारे तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो स्वाभाविक है डिस्टेंस घटेगा। तो कितना से घटा, कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द tower and its distance from tower is reduced by 240 into √3 - 1 मीटर। इतना से घट गया, 240√3 - 1 मीटर से घट गया। अभी ये डिस्टेंस इतना है और 10 मिनट में वो बोट कहीं आया होगा, 10 मिनट में ये बोट किसी पॉइंट पर आया होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आया, तो ये डिस्टेंस रिड्यूस हुआ और ये ठीक है, ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, इतना से घट गया। तो ये डिस्टेंस इतना से घट गया, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट है 240√3 - 1 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस BC कितना हो गया, तो BC क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू BD, सॉरी ये D पॉइंट है, BD इक्वल टू BC माइनस CD, दैट इज इक्वल टू 240√3
मीटर माइनस 240 √3 माइनस 1 मीटर। तो 240 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया √3 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस इतना मीटर। ये √3 कैंसिल हो गया और 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर ही हो गया। तो अब कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये बना, ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ से मालूम करना होगा। तो पहले ये एंगल मालूम करें, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर वैसे ही लिखेंगे, अगर मान लीजिए यह एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD। तो दैट इज इक्वल टू हो गया AB भी 240 मीटर और BD भी 240 मीटर। तो कैंसिल होके 1 हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 हो गया तो इसका मतलब कि tan 1 किस में होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एंगल 45 हो गया तो ये भी हो गया। तो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, यही मैं ब्लॉक बना के लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू 45 डिग्री। यह आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केस स्टडी 2, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दिया हुआ है। पहले तो आप लोग जो को दिया है कि कुछ समझें, पुशअप्स एक्सरसाइज करने का कुछ बेनिफिट बताया है कि एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने के कारण, केस स्टडी के कारण, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए। तो इसी के लिए आपको कुछ क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। यानी 3000 पर आवर वो पुशअप करता है, चाहता है कि 3900 पुशअप हम 1 आवर पर आवर कर लें। With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved, यानी 3000 पुशअप पर आवर से शुरू किया टारगेट की ओर 3900 पुशअप पर आवर के लिए, और पर डे 5 पुशअप्स इंक्रीज करते जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। तो एपी बनाना है। तो हम लोग पहले इसका एपी बनाएं।
पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है 3000 पुशअप्स पर आवर। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 हो गया 3000 पुशअप्स पर आवर। अब पर डे 5 इंक्रीज करता है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। और लास्ट जाना कहाँ है, 3900 पर आवर, पुशअप्स पर आवर। ठीक है, लास्ट टर्म इतना हो गया। तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। लास्ट डे यानी 3900 पुशअप से पहले का दिन निकालने। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अचीव अकम्प्लिश्ड। उसका गोल जिस दिन पूरा होगा उससे पहले के दिन तक कितना होगा। तो एक कम निकालना होगा यानी n-1 ही निकालना होगा, n नहीं निकालना होगा। तो हम पहले लिखते हैं 5 कम कर देते हैं उसका, अगर तब n निकालें तो भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट टर्म हो गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3900 और -5, 10 - 5 5, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 3। ठीक है, तो उस हिसाब से लास्ट टर्म हो गया 3895। और हम लोग क्या जानते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो ये हो गया 3895 इक्वल टू A हो गया 3000, n तो मालूम ही नहीं है और D मालूम है 5। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 895 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब इस 5 से इसको डिवाइड करिए तो कितना होता है, यानी n-1 इक्वल टू कितना होता है। तो 5 × 1 = 5, 3 39, तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 4 5 × 9 = 45। तो 179 डेज लगेगा उसको। ठीक है, n-1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 179 + 1 180, यानी उसको 3900 पुशअप टारगेट अचीव करने से एक दिन पहले तक वह 180 दिन पुशअप कर चुका होगा। ठीक है, अब कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, कितना पुशअप्स वह कर लिया है अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड, जितना गोल उसका अचीव करने के लिए। तो तब एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो एक दिन पहले का निकाले हैं बिफोर द अचीविंग द गोल, तो वो n इक्वल टू 180 है। और यहाँ कहता है कि गोल अचीव करने के लिए, तो n हो गया 181, a तो वही रहेगा, a इक्वल टू 3000, l इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3900। और हमको टोटल पुशअप्स का मतलब सम ऑफ द पुशअप्स निकालना है। तो सम ऑफ द पुशअप s कितना होता है, n/2 a + l। ठीक है, तो n हो गया 181/2, इंटू a कितना है 3000 और प्लस ये 3900, तो ऐड कर दीजिए 3900 और 30,000 0096, दैट इज 6900। ठीक है, अब इसको कैंसिल करें हम लोग 2 से, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 181 इंटू 3450, ये जितना होगा इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे तो ये कहलाएगा कि इतना पुशअप हुआ, निकाल लिया। अब प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स दिया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। ठीक है,
अब हम लोग जो पीछे एक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का है जो थ्योरम अभी तक आप लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल्स में, उसी थ्योरम पर आधारित है, ठीक है। कि एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। तो जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, देख चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए का, और इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन ऑप्शन में आया हुआ है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। करना क्या है, एक सर्कल खींच लेना है, कहता है रेडियस 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कंस्ट्रक्शन, मैं तो कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा बोर्ड पे, ओनली सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि करना क्या है। एक सर्कल बना लीजिए 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, कोई भी अपने निकल गया। अब यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। फर्स्ट एंगल यहाँ 60 डिग्री का बनाइए। सेंटर पर जो लाइन खींचे हैं, इसी लाइन पर के सेंटर पर जो सर्कल का सेंटर है, वहाँ पर इस लाइन के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाइए, और जहाँ सर्कल को टच करता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए इस पॉइंट पर, और इसको बढ़ा दीजिए। ये जहाँ इसको काटेगा ये 60 डिग्री है, और उसके बाद इसको भी मिलाइए, ठीक है। तो देखिए ये एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, और ये हो गया 60, और ये मिला देंगे तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो देखिए ये कितना बनेगा, ये 60 है, 60 कंस्ट्रक्शन किए हैं, और जब इसको मिला रहे हैं, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं। तो x मान लीजिए, x मान लीजिए, और ये मान लीजिए, या 2x, ऐसे भी 180 में से 60 माइनस कर लें तो कितना बचेगा 120। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना हो गया 60। तो ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल भी 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों एंगल 60 हो गया, तो ये एंगल कितना बन गया, ये पूरे 90 था ना, तो ये 30 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 30 में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा करने पर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक ये एंगल 30 बन जाएगा, ठीक है। और इसी एंगल के इक्वल यहाँ पर एंगल बना दीजिए, और ये तब 60 डिग्री ऑटोमेटिक पूरा टेंजेंट को कह रहा है कि 60 डिग्री पर होना चाहिए। तो 30 डिग्री ऑलरेडी ये वाला 30 बन गया, ये भी 30 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ 60 सॉल्व बना दिए, और यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए परपेंडिकुलर इस लाइन पर, रेडियस पर टेंजेंट खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए जो टेंजेंट होगा, और वो इस लाइन को जहाँ काटेगा वहाँ से फिर इस पर टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों टेंजेंट भी बन गया और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री भी हो गया, ठीक है। तो आपका सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन CBSE द्वारा जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कोई हमारा क्वेश्चन न छूटे। आपका अगर कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कुछ क्वेश्चन हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपको सुविधा होगी और हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। सिर्फ आप इसको सब्सक्राइब करें, व्यू करें, शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो, जितने अधिक से अधिक विद्यार्थी को लाभ हो सके उठाना चाहिए। ये आपका कंपटीटर नहीं है, वो एकेडमिक्स में मार्क्स का कंपटीशन होता है, आपस का कंपटीशन नहीं होता है। तो अधिक से अधिक को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।